हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पूरा देखिएगा आप वीडियो, आपको पूरी तरह से मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। ओके, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये मेरा चैनल है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो अगर, और लाइक करो वीडियोस को अगर अच्छे लगे तो आपको। और आप मेरे प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अभी तो ये 2 ही है। आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस करके वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं, लर्न फ्रॉम इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स, और इसमें भी और भी वीडियोस आने वाले इंटरेस्टिंग, सो आप वो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और हमें वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और बातें, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिस पर कंट्री की सरकार होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो रन करती है। इट क्लियरली डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पावर भी दर्शाती है कि गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है, ठीक है। इट टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू सी दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर टेकन केयर। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रिकॉशंस रखता है कि जो भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं ना, वो एकदम उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? तो यहाँ पे देख लो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। और इस दिन को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, इस दिन हुआ था, इस दिन को बोलते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, a country constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be government. Okay, so constitution क्या करता है? मैंने बताया था सेट ऑफ रूल्स है, जिसे देश के लोग जो होते हैं, कंट्री के लोग, वह एग्री कर सके कि उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। एंड ठीक है, सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन इट टेल अस व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। ये सोसाइटी का नेचर बताता है कि सोसाइटी में कितने टाइप्स के लोग रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया इज अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। दीज आर द आइडियल्स ऑफ आवर सोसाइटी। इंडिया के आइडियल्स हैं। तो अब मैं बताता हूँ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक का और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। सोवेरियन का मतलब ये होता है कि भारत, इंडिया जो है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो कोई भी कानून लागू करने के लिए अपनी सीमा के अंदर कोई भी कानून लागू करेगा तो उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सीमाओं के अंदर अपने खुद से कानून लागू कर सकता है। ओके, अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट क्या होता है कि इसका हिंदी में अर्थ है समाजवादी। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है जो निजी और सार्वजनिक यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों एरियाज में चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर। इससे क्या होता है कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और जो नए नए असमानता के जो आते हैं ना, वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये होता है सोशलिस्ट। अब है सेक्युलर। तो सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। सभी धर्म यहाँ एक ही समान है, ठीक है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के लोग वोट कर सकते हैं अपनी सरकार को चुनने के लिए, और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्थान के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। ओके, उसका फिर आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणराज्य या गणतंत्र।
जिसका मतलब है कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसका मतलब जैसे संसद और जो राज्य की विधानसभा के जो प्रतिनिधि के माध्यम से वो राज्य का राष्ट्रपति चुना जाता है। ओके। और एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता का एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में ही निहित होता है। मतलब लोग ही चुन सकते हैं अपने प्रधानमंत्री को या अपने राष्ट्रपति को। ओके ओके। देन सेकंड पॉइंट है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब वहाँ के लोग ही गवर्नमेंट को चुनते हैं, वहाँ के लोग ही चुनते हैं। जो ज़्यादा लोगों द्वारा चुना जाता है वही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ चैप्टर on the fundamental rights of people and protects them from misuse of power by the political leaders। हाँ, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं होता। कंट्री में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सारे नेता, देश की जनता सब एक ही समान होती है, तो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करनी पड़ती है, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका कोई भी इसीलिए है कि अगर कोई नेता भी इसका मिसयूज़ करे तो वो भी गलत है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय अ मेजोरिटी। सॉरी। डेमोक्रेसी क्या होता है? एक गवर्नमेंट होती है जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है। मतलब जैसे अभी इंडिया में सपोज दो पार्टीज है, बीजेपी, बहुत सारी पार्टी है, मैं अभी फिलहाल दो की बात कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस। सो नाउ अब बीजेपी ने 2019 में सरकार बनाई कुछ 300 प्लस सीट्स लाके, और कांग्रेस ने भी कुछ सीट्स लाई, समथिंग 50 प्लस सीट्स। सो अब जो मेजोरिटी में कौन थी? बीजेपी। तो बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। बस इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस हट जाएगी। कांग्रेस ने भी सीट्स जीती हैं तो कांग्रेस का भी अधिकार है, सरकार, वो भी एक सरकार का हिस्सा होगी, वो भी अपनी राय रख सकती है, ठीक है, सरकार के सामने। ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं, बट इट डज नॉट मीन दैट माइनॉरिटी शुड बी नेग्लेक्टेड। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि वो कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। ठीक है। इंडिया ने आज़ादी पाई अंग्रेज़ों से लड़के, ब्रिटिशर से लड़के। सो द लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट had envisaged the kind of government to be formed in independent India where everyone equal rights। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, जिसके लीडर्स थे, उन्होंने ही गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहा, परिकल्पित किया किसको? इंडिपेंडेंट इंडिया को, सभी को, जिससे सभी को, देश की जनता को इक्वल राइट्स मिले। ओके। फिर है तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी? 1946 में, याद रखने का, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। Its first meeting was held on December 1946 with Dr. Sachidanand Sinha was its provisional president। कौन प्रेसिडेंट थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और फिर हुआ था ऑन 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as a President of the Constituent Assembly। ओके। 1946 में President of the Constituent Assembly and Dr. Ambedkar was appointed as the Chairman of the Drafting Committee। ओके। डॉक्टर अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर 16 जुलाई 1947 में फिर when the Muslim League decided to withdraw from the Constituent Assembly for making a separate assembly for Pakistan, the Constituent Assembly of India had 299 members।
फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया विड्रॉ करना, मतलब निकलना 16 जुलाई 1947 में। उन्होंने चाहा कि हम एक अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान, ठीक है। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो थे 299, ठीक है। फिर द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिफिकल्ट वन। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 1947। फिर ऐसा हुआ कि दोनों राज्य अलग हुए। फिर 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ओके, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अस अ विजनरी डॉक्यूमेंट एंड इवन आफ्टर 60 ईयर पीपल हैव फुल फेथ इन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर 60 साल बाद भी, 60 ईयर्स बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना ये हम कर सकते हैं। ओके, द इंडियन फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके की फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, क्या है, क्या लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ, ठीक है। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। हाँ, उसका मतलब कि बहुत सालों तक नेशनलिस्ट मूवमेंट चला था जिसमें ब्रिटिशर से स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग आज़ादी पाने के लिए। बहुत लोगों ने आज़ादी, लगभग 300 पीपल थे। देयर वाज दिस वाज नॉट डन बाय वन पर्सन, एक जन नहीं था, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, लगभग 300 लोग थे हु बिकम द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, जो मेंबर बने बाद में 1946 में किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। And who met periodically for the next 3 years to write India's constitution। फिर उन्होंने 3 साल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। क्या लिखा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को लिखा। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज। कंट्री क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज बनी हुई है, जो अलग अलग कम्युनिटीज से बनी, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, वो अलग अलग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसको डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म के लोग हैं। एंड उनका कल्चर अलग है, सभी का कल्चर अलग है, ठीक है। फिर है फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म का एक मतलब यही है, गवर्नमेंट का सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है? इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट मोर देन वन लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट के इसमें सारे लेवल्स होते हैं। कैसे लेवल्स होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझिएगा। in Indian India we have the government at the center in the state, and the पंचायती राज at the village level, ठीक है। भारत में अलग अलग शहर है, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब बड़े शहर है। फिर गांव भी है छोटे छोटे, डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के भारत का पूरा देश बना हुआ है, ठीक है। तो भारत कैसे काम करता है, भारत की सरकार कैसे काम करती है, तो ये देखिए। सो ये आप एक मैप देख सकते हैं। इसमें क्या है, पहले क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार बोल सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, राज्यों की सरकार। लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट जो जिले जिले होते हैं भारत में, उनके स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है उनको लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ से दो हिस्से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये ध्यान से समझिए क्या होता है। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो शहरी इलाका होता है, जो शहर होता है उनका होता है। और रूरल मतलब जो गांव का इलाका होता है, गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में कैसे गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। सो जो शहर का इलाका होता है वहाँ पे आती है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके नीचे आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो शहर में काम करते हैं, साफ सफाई का और अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। तो शहरों में काम होता है वही होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है। फिर उसी में नगर, उसके नीचे आता है नगर पंचायत। अलग अलग नगर में पंचायत होती है। और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट जिलों की एक पंचायत होती है। फिर इंटरमीडिएट पंचायत मतलब जिलों के बाद आता है पोस्ट जो होती है, तालुकाएं होती है, तो उसकी पंचायत। फिर आता है विलेज पंचायत यानी गांव की पंचायत, जहाँ पे गांव के अलग पंचायत होते हैं। तो ये सब गांव का सिस्टम होता है। The Constitution of Indian is the longest constitution of any sovereign country। यानी बहुत, भारत का एक बहुत बड़ा constitution है, सबसे बड़ा constitution है पूरी दुनिया में। It has more than 395 articles। 395 articles है और in 22 part।
और 12 शेड्यूल्स हैं, 97 अमेंडमेंट्स हैं, देयर आर 117 एंड 369 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। ओके, इतने वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में, कितने? 1,17,369। ओके, फिर फेडरलिज्म के बारे में, द पीपल ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब क्या पीपल डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट कर सकते हैं। भारत में हमको कोई सरकार बने तो हमारे लोग डायरेक्ट वोट करके अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। सॉरी, द जो इलेक्टेड मतलब फिर जो जीतते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो जनता के लिए ही काम करते हैं। फिर उनको द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट इन द सेंटर विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जो जीते हुए लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। मतलब गवर्नमेंट बनाते हैं एक सेंटर पे जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, जहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर एट द नेशनल लेवल वी हैव 2 हाउस। नेशनल लेवल पे कौन से हाउस होते हैं? 2 हाउस। लोकसभा, उसके कौन सा बोलते हैं? लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा होता है ये याद रखिएगा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। लोकसभा के कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्ट वोटिंग से। जैसे लोकसभा में अभी नरेंद्र मोदी और ये सब कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और ये सब होते हैं, इनकी सरकार। तो ये कैसे इलेक्ट होते हैं? हमसे ही, पीपल ही, हम ही, भारत की जनता है उनको वोट करती है, फिर जो मेजोरिटी में होते हैं वो अपनी सरकार बनाती है। फिर राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट वोटिंग। ये इनडायरेक्ट वोटिंग से ही चूज होते हैं। ठीक है, ये लोगों से चूज नहीं होते, ये इनडायरेक्ट वोटिंग से, मतलब अलग अलग नेताओं द्वारा चुने जाते हैं। एट द स्टेट लेवल वी हैव विधानसभा। स्टेट लेवल पे कौन सी? विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल। विधानसभा में भी डायरेक्ट लोग ही, देश की जनता उनको सिलेक्ट करती है, चूज करती है वोट करके। सम स्टेट्स है विधान परिषद, कुछ स्टेट्स के विधान परिषद है। ऑल्सो सिमिलर टू, वो राज्यसभा के सिमिलर ही होता है। ओके, और ये जो आप नीचे पिक देख रहे हैं ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये है कौन सी है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? दिल्ली में। देयर आर 552 सीट्स इन लोकसभा। 552 552 सीट्स है लोकसभा में। करंटली द हाउस हैज 543 सीट, लेकिन अभी हमारे पास 543 सीट्स है करंटली अभी। द मेंबर्स कम थ्रू इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होते हैं उससे जो जीतते हैं वो ये सीट्स को लेते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसे पार्लियामेंट में गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कैसे चलते हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मतलब अलग अलग टायर्स के लोग आते हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के लोग आते हैं जो लोगों द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं वोटिंग से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स विच मीन्स पीपल हैव a डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर्स। मतलब पीपल का डायरेक्ट रोल है कि वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिता सकते हैं। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक डिस्टिंक्शन है जिससे गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी, जैसे भारत में अभी बीजेपी है तो वो एक नाम है, सरकार का नाम क्या है? बीजेपी की सरकार है। सो ओके, द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो उसी के लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को अलग अलग। तो इसी दिस मार्क्स द पार्लियामेंट सुप्रीम। इसको पार्लियामेंट सुप्रीम बोलते हैं। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि भारत में अलग राज्यों की जो पावर्स होती है वो अलग अलग 3 हिस्सों में बटी हुई है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो लेजिस्लेचर क्या होता है? जैसे विधानसभा, विधानसभा में कार्यपालकों में एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी मतलब अदालती, जैसे अदालत होती है वहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। ओके, तो वो सब इन तीनों पावर्स में जुटी हुई। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स। तो अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं कि भारत के लोगों के पास क्या क्या राइट्स है। ठीक है, सो पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में लिखा हुआ है।
तो राइट टू इक्वलिटी क्या है? ये इट गारंटीज इक्वालिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत में हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स है, ठीक है। सभी को समान ही अधिकार है हर चीज़ों का, भारत में जो भी चीज़ें हैं समान अधिकार है। फिर राइट टू फ्रीडम, सेकेंड राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में लिखा हुआ है। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भारत में सभी को बोलने का अधिकार है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है इन पीसफुल फॉर्म यानी शांतिपूर्वक में। और वो टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, वो कहीं भी भारत में कहीं से कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी अपने प्रोफेशन का कर सकते हैं, ठीक है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में लिखा गया है। इससे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर। तो ये क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, मतलब जैसे आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, तो ये सब राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, ओके। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो कि आर्टिकल 25 से 28 में लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू कॉन्साइंस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर रिलीजन, ठीक है। तो भारत में सभी सेक्युलर, मैंने बताया था भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत में सभी धर्म समान है, कोई धर्म ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो किसी भी धर्म से कोई टैक्स और कुछ लिया नहीं जाता, ओके। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 29 से 30 में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ठीक है। कि जो रिलीजियस और जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजियस का एजुकेशन अपने लोगों को देख सकते हैं ताकि अपने कल्चर को डेवलप कर सकें, ओके। सो इसका मतलब ये होता है, ओके। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल्स 32 में है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय स्टेट, मीन्स इफ़ जो भी राइट्स हैं अगर उनको लगता है लोगों को कि अगर वो राइट्स का वायलेट हो रहा है, मतलब उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं अपना हक लेने के लिए, ओके। सो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर है सेक्युलरिज्म। इंडिया इज अ लैंड वेयर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट फेथ्स, रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस धर्मों के लोग रहते हैं। इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर सेपरेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों अलग अलग है। पीपल enjoy freedom to follow practices and profess their own religion, मतलब इंडिया में जो भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की जो प्रथाएं हैं वो कर सकते हैं, फ्रीडम है, उनको आज़ादी है कि वो अपने धर्म की प्रथाएं कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट विच परफॉर्म्स फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पार्क्स, लाइब्रेरीज। वेलफेयर स्टेट मतलब जो राज्य के जो होते हैं वो फंक्शन अलग अलग चीज़ें करते हैं राज्यों में अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए, जैसे एजुकेशन देते हैं, पब्लिक हेल्थ देते हैं, फिर एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी, पार्क्स, लाइब्रेरीज और भी बहुत सारी चीज़ें, तो एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, ओके। फिर डिटेल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन यही कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे भारत का सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा संविधान है पूरे भारत में, ठीक है। और कुछ चीज़ें बहुत रियल चीज़ें हैं एवरीबडी सबकी लाइफ में, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डाउट हो इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू चैनल तो सपोर्ट करो चैनल को, ओके। सो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो और भी ग्रुप्स में शेयर करो और लोगों को बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।